Good morning students. Today we will start chapter number 10 employment and unemployment. तो फर्स्ट सबसे पहले हम इसमें लेते हैं मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. होता क्या है अनएम्प्लॉयमेंट? Unemployment means if a person is willing to do the work at the prevailing wage rate but he is not getting any work, then it is known as unemployment. Unemployment is a situation in which people are willing to do the work at prevailing wage rate. जो मार्केट के अंदर वेज रेट है उस वेज रेट के ऊपर अगर कोई पर्सन जो है वो काम करने के लिए रेडी है बट फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट और उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं अनएम्प्लॉयड. क्लियर? नाउ इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है अभी स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ टर्म्स ही हैं यहाँ पर क्योंकि तो इसमें जो नेक्स्ट टर्म आ रही है वो क्या आ रही है हमारे पास वर्कर. वर्कर में किसको लेते हो? वर्कर मीन्स द पर्सन हु इज पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ अ इकोनॉमी. इकोनॉमी की प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर जो भी पर्सन पार्टिसिपेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्कर. चाहे वो जो है क्वालिफाइड है चाहे वो क्वालिफाइड नहीं है, वो एजुकेटेड है या नहीं है, ये नहीं फर्क पड़ता. इससे मेन क्या है कि अपने काम में वो एफिशिएंट होना चाहिए. अपने काम में वो स्किल्ड है तो वो क्या है? वो वर्कर है जस्ट बिकॉज ही इज पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. अब ये जो वर्कर्स हैं इन वर्कर्स को आपने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड. सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड वर्कर्स, क्योंकि हमने वर्कर के मीनिंग में लिखा था पर्सन हु इज पार्टिसिपेटिंग इन प्रोडक्शन प्रोसेस. तो सेल्फ एम्प्लॉयड क्या है? जो अपना बिजनेस रन कर रहा है, कोई अपना काम जो कर रहा है वो भी किस में काउंट कर रहे हैं हम? वर्कर के अंदर. क्योंकि प्रोडक्शन के अंदर तो वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है ना. कि वर्कर का मीनिंग हमने वो नहीं लिया जो किसी दूसरे के अंडर में काम कर रहा है, इसके अगेंस्ट उसको सैलरी मिल रही है, वो हमने इसके मीनिंग में नहीं दिया. हमने वर्कर के मीनिंग में ही क्या दिया है? वर्कर मीन्स पर्सन हु इज पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ द इकोनॉमी. तो इसलिए वर्कर्स को फर्दर आगे टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड. सेल्फ एम्प्लॉयड क्या हो गया? मीन्स जो अपना बिजनेस रन कर रहा है वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया. और हायर्ड क्या है? जो अपनी सर्विसेज किसी दूसरे को दे रहा है और उसके रिटर्न में उसको क्या मिल रही है? वेजेस और सैलरीज. इफ अ पर्सन इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू एनी अदर पर्सन then that person is getting in return salary or wages or we can say remuneration. proper word हम यूज कर लेते हैं यहाँ पर remuneration, क्योंकि remuneration के अंदर wages, salaries, facilities सब कुछ ऐड हो जाता है. तो that person is hired worker. now अब ये जो आपके पास hired workers होते हैं इसको फिर हम फर्दर आगे डिवाइड कर देते हैं कैजुअल और रेगुलर वर्कर्स में. hired जो है that is divided in two parts, कैजुअल वर्कर्स और रेगुलर वर्कर्स. कैजुअल वर्कर्स क्या है यहाँ पर? जो डेली वेजर्स होते हैं, डेली बेस पे जिनको जॉब मिलती है, काम मिलता है और उसके रिटर्न में उनको डेली ही पेमेंट मिल जाती है. मतलब उनको ये कोई श्योरिटी नहीं होती कि कल उन्हें काम मिलेगा या नहीं मिलेगा. जैसे जो आपके अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, जनरली इसके अंदर हम अनस्किल्ड को काउंट करते हैं कैजुअल के अंदर. जो अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं ये लोग क्या करते हैं कि फैक्ट्री गेट पे चले जाते हैं. फैक्ट्री पे में उन लोगों को जितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है उतने वर्कर्स को वो अंदर बुला लेते हैं, बाकियों को वहीं फैक्ट्री गेट से वापस भेज देते हैं. तो ये क्या है? हमारे कैजुअल वर्कर्स. ठीक है, जिनको डेली बेसिस पे हमने काम देना है और उसके बाद उसको रिटर्न में क्या मिलना है? डेली उनको उनकी पेमेंट जो है वो मिल जाती है. सेकेंड आता है उसके बाद फिर रेगुलर वर्कर्स. रेगुलर वर्कर्स क्या है? जिसका फिक्स्ड है कि उसने डेली काम मिला हुआ है उसको. ठीक है, उसको हम डेली पेमेंट नहीं कर रहे होते, मंथली बेसिस पे जनरली हम उनको पेमेंट करते हैं. आपने उनको हायर कर लिया पूरे मंथ के लिए, पूरा मंथ वो काम करता रहेगा, उसके बाद आप उसको उसकी पेमेंट कर दोगे. वो क्या है हमारे पास? रेगुलर वर्कर्स. और जनरली जो ये रेगुलर वर्कर्स होते हैं ये परमानेंट वर्कर्स होते हैं. इनको कुछ और फैसिलिटीज भी मिलती है जैसे प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी और पेंशन.
क्योंकि जो आपके रेगुलर वर्कर्स हैं उनको ये सारी फैसिलिटीज देनी पड़ती हैं एम्प्लॉयर को। कौन कौन सी आ गई हमारे पास? प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी और पेंशन। देन इसके बाद हमारे पास जो टर्म्स हैं वो क्या हमारे पास? लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स और वर्क फोर्स, इनमें डिफरेंस। लेबर सप्लाई क्या है, लेबर फोर्स क्या है और वर्क फोर्स क्या है? लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स, देन थर्ड टर्म आ रही है हमारे पास वर्क फोर्स। इन तीनों टर्म्स को हमने एक्सप्लेन करना है। अब ये क्या होती हैं? फर्स्ट हम सबसे पहले लेबर सप्लाई करते हैं। सप्लाई तो आपको पता ही है, डिमांड सप्लाई हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सप्लाई क्या है? मतलब जितने वर्कर्स अवेलेबल हैं, सप्लाई इसी को ही बोलते हैं ना, इकोनॉमी के अंदर जितने पर्सन्स अवेलेबल हैं काम करने के लिए, वो क्या है? सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ सप्लाई का मतलब क्या हो गया फिर? द वर्कर्स आर विलिंग टू डू द जॉब एट द प्रिवेलिंग वेज रेट। प्रिवेलिंग वेज रेट के ऊपर जो वर्कर्स विलिंग है काम करने के लिए, उसको हम क्या बोल रहे हैं? लेबर सप्लाई। विलिंग टू डू द वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट। इसमें एक सबसे मेन चीज जो आपको याद रखनी है वो क्या है कि लेबर सप्लाई जो है इसको हमेशा हम आवर्स की फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। इसको मेजरमेंट करेंगे हमेशा आवर्स की फॉर्म में कि कितने आवर्स के लिए आपके पास लेबर सप्लाई जो है वो अवेलेबल है। सेकेंड टर्म आती है हमारे पास फिर लेबर फोर्स। लेबर फोर्स क्या है हमारे पास? एक्चुअली जितने लोग वर्क कर रहे हैं वो क्या है हमारे पास? लेबर फोर्स। The persons who are actually working or willing to work, but इसमें prevailing wage rate नहीं बोलना बस हमने। लेबर फोर्स क्या है? The persons who are willing to do the work, that's all. Who are willing to do the work, that is labor force. और जो पर्सन्स एक्चुअली वर्क कर रहे हैं वो है वर्क फोर्स। ये थ्री टर्म्स है ना हमारे पास, लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स और वर्क फोर्स। लेबर सप्लाई तो क्या हो गया? द पर्सन्स विलिंग टू डू द वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट। ठीक है। लेबर फोर्स क्या हो गया? द पर्सन्स हु आर विलिंग टू डू द वर्क। वेज रेट को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, बस वो विलिंग है काम करने के लिए, वो देखना है हमने इसके अंदर। वर्क फोर्स क्या है? द पर्सन्स हु आर एक्चुअली वर्किंग, जो एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं, जो एक्चुअल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्क फोर्स। क्लियर हुई? ये तीनों टर्म्स बहुत जरूरी है, ये आपको अंडरस्टैंड करना, तीनों टर्म्स को अलग अलग। ठीक है, तो वर्क फोर्स का अगर हमें फॉर्मूला देना है तो वर्क फोर्स का फॉर्मूला क्या दे दिया हमने? लेबर फोर्स माइनस नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर नॉट वर्किंग, क्योंकि वर्क फोर्स में क्या था? एक्चुअल वर्किंग। ठीक है, और लेबर फोर्स हमारे पास क्या था? द पर्सन्स हु विलिंग टू वर्क। तो जो वर्क फोर्स में से अगर आप उनको लेबर फोर्स में से अगर हम उन पर्सन्स को माइनस कर दें जो विलिंग टू वर्क तो है बट उनको काम नहीं मिला, जो अनएम्प्लॉयड है एक तरह से, तो क्या आ जाएगी हमारे पास वहां से? वो वर्क फोर्स। ठीक है, डिफरेंस देखिए, डिफरेंस आपके पास लेबर सप्लाई में और लेबर फोर्स में डिफरेंस। तो फर्स्ट पॉइंट तो वो मीनिंग ही आ जाएगा हमारे पास। लेबर सप्लाई क्या है? लेबर सप्लाई मीन्स द पर्सन्स हु आर विलिंग टू डू द वर्क at the prevailing wage rate in the economy, those persons are known as labor supply. इकोनॉमी के अंदर प्रिवेलिंग वेज रेट के ऊपर जो पर्सन्स काम करने के लिए रेडी हैं उसको हमने बोल दिया लेबर सप्लाई। और लेबर फोर्स का मीनिंग क्या बोलोगे? द पर्सन्स हु आर विलिंग टू डू द वर्क। बस प्रिवेलिंग वेज रेट नहीं देखना हमने इसके अंदर, जो विलिंग है काम करने के लिए उसको हमने बोल दिया इसके अंदर लेबर फोर्स। सेकेंड, इसके बाद फिर डिफरेंस में सेकेंड पॉइंट लोगे लेबर सप्लाई दैट इज रिलेटेड टू द वेज रेट। सेकेंड डिफरेंस, लेबर सप्लाई दैट इज रिलेटेड टू द वेज रेट, और लेबर फोर्स दैट इज नॉट रिलेटेड टू द वेज फोर्स वर्क वेज रेट, दैट इज नॉट रिलेटेड टू द वेज रेट। क्लियर? सेकेंड डिफरेंस,
लेबर सप्लाई में क्या लिखोगे, इट इज रिलेटेड विद द वेज रेट, और लेबर फोर्स में क्या लिखोगे, इट इज नॉट रिलेटेड विद द वेज रेट। थर्ड डिफरेंस, लेबर सप्लाई जो है इसको मेजरमेंट करते हैं किसमें, आवर्स की फॉर्म में, ठीक है। जो लेबर फोर्स है हमारे पास, लेबर फोर्स को हम किसमें मेजरमेंट करते हैं, नंबर ऑफ पर्संस की फॉर्म में। थर्ड डिफरेंस, लेबर सप्लाई दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ आवर्स, और लेबर फोर्स दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पर्संस। फोर्थ डिफरेंस, क्योंकि ये 3 to 4 मार्क्स में आ जाता है हमारे पास, मैं इसलिए आपको ब्रेक करा रही हूँ इन पॉइंट्स को, ठीक है। तो फोर्थ डिफरेंस क्या लेंगे हम इसके अंदर, कि लेबर सप्लाई के केस में सप्लाई कैन इंक्रीज और डिक्रीज व्हेन नंबर ऑफ वर्कर्स रिमेन सेम। इकोनॉमी के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स है वो सेम है, लेकिन उसके बाद भी आपकी सप्लाई जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज होगी। क्यों हो रही है, देखो फिर से बता रही हूँ, क्योंकि हम जो लेबर सप्लाई है वो आवर्स के फॉर्म में मेजरमेंट कर रहे हैं, वर्कर्स पर्सन के फॉर्म में तो मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं, हम उसको कैसे कर रहे हैं, आवर्स के फॉर्म में। तो अगर मान लो एक पर्सन पहले 6 आवर्स काम करता था, अब वो 8 आवर्स या 10 आवर्स ओवर टाइम करने लग गया, तो आवर्स तो इंक्रीज हो गए ना, तो आवर्स इंक्रीज हो गए, वर्कर्स वहीं के वहीं है। तो वही चीज हम यहाँ बोल रहे हैं कि लेबर सप्लाई कैन इंक्रीज और डिक्रीज इवन देन वर्कर्स रिमेन्स द सेम, ठीक है। और जो आपका वो है लेबर फोर्स कब इंक्रीज होगी, जब वर्कर्स एक्चुअल में इंक्रीज होंगे, क्योंकि वो आप नंबर ऑफ पर्संस के फॉर्म में मेजरमेंट कर रहे हो। तो जो आपका ये लेबर फोर्स है ये आपका इंक्रीज और डिक्रीज तभी होगा जब एक्चुअल में पर्संस इंक्रीज होंगे, एक्चुअल में वर्कर्स इंक्रीज होंगे। क्लियर हुआ 4 डिफरेंसेस, ठीक है। नोट डाउन करने हैं, साथ साथ नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। फर्स्ट डिफरेंस हमने लिया था लेबर सप्लाई का मीनिंग, लेबर सप्लाई के मीनिंग में हमने क्या लिया, द नंबर ऑफ वर्कर्स हु आर विलिंग टू डू द वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट। लेबर फोर्स का मीनिंग, people who are willing to do the work. Second difference, labor supply is related with wage rate, labor force is not related with wage rate. Third difference, labor supply that is measured in terms of hours, labor force that is measured in terms of persons. Fourth difference, labor supply can increase or decrease even workers remain same, labor force increases or decreases when actually workers are changing. तीनों टर्म्स क्लियर हो गई है बच्चे से, लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स। इसके बाद है हमारे पास इसके अंदर वर्क फोर्स से रिलेटेड डाटा जो है वो क्या है, हमारे पास डाटा आ रहा है इसके अंदर वर्क फोर्स का, कि जो वर्क फोर्स है अगर इसको मैं मेल और फीमेल में डिवाइड कर देते हैं हम, मेल एंड फीमेल, मेल जो है हमारे पास कितना है 70%, फीमेल जो है हमारे पास कितना है 30%। एक रफली सा अगर हम एस्टिमेट चेक करें इकोनॉमी का, तो हमारी जो वर्क फोर्स है, वर्क फोर्स मतलब क्या था, जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर जो एक्चुअल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें अगर हम चेक करें तो 70% जो है मेल वर्कर्स हैं और 30% जो है वो फीमेल वर्कर्स हैं। और अगर हम इसको रूरल और अर्बन एरिया के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं, तब हमारे पास क्या आ रहा है कि 70% जो है वो रूरल एरिया के अंदर है और 30% जो है वो अर्बन एरिया के बिलोंग कर रहे हैं। 70% जो है वर्कफोर्स का वो कहाँ पर है, रूरल एरिया के अंदर, और जो 30% है वो कहाँ पर है, अर्बन एरिया के अंदर। अब यहाँ पर आपने इसके रीजंस देने हैं, डाटा कोई कंसीडर नहीं हो रहा है यहाँ पर, मेन है यहाँ पर इसके रीजंस देने हैं आपको, कि रीजंस कैसे कैसे देंगे। मेल फीमेल का पहले तो ले लेते हैं कि मेल 70% और फीमेल 30% क्यों है, उसके रीजंस क्या है वो बताओ। सबसे पहले तो उसके रीजंस क्या दोगे, फीमेल लिटरेसी रेट ही कम है, अगर आप मेल फीमेल लिटरेसी रेट चेक करोगे तो उसमें डिफरेंस है ना, हमारा फीमेल लिटरेसी रेट ही कम है। देन सेकंड, इसके बाद एक और जो मेजर डिफरेंस लेना है वो हमें क्या लेना है कि मेल जो होते हैं ना वो जॉब करने के लिए इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं, बट फीमेल जो होती है ना जब भी उनको जॉब से
डिसीजन उनके फैमिली पे डिपेंडेंट होता है, उनका अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं होता वहां पर, ठीक है। तो फैमिली अगर सपोर्ट करती है तब वो जॉब कर पाते हैं, अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करते तो जॉब नहीं कर पाते हैं। तो एक डिफरेंस ये भी है कि जो मेल डिसीजन है वो इंडिपेंडेंट डिसीजन है, बट जो फीमेल डिसीजन है वो फैमिली के ऊपर बेस होता है, वो डिपेंडेंट डिसीजन होता है। थर्ड पॉइंट, थर्ड रीजन, क्योंकि आपका ये 3 to 4 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो थर्ड आप इसमें रीजन क्या दोगे इसके बाद? फिर थर्ड रीजन क्या है कि फीमेल जो है हमेशा जॉब और अपनी फैमिली में से किसको प्रायोरिटी देती है? हमेशा फैमिली को। तो हमेशा जब भी चूज करना होता है वो फैमिली को चूज करते हैं, जॉब को छोड़ देते हैं। तो इस वजह से भी जो आपका ये रेशियो है मेल फीमेल का, वो फीमेल रेशियो कम है, क्योंकि फीमेल वर्कर्स जो है हमेशा प्रायोरिटी किसको दे रहे होते हैं? अपनी फैमिली को। हो गया क्लियर ये चीज कि मेल फीमेल डिफरेंस 70-30 क्यों है 3 पॉइंट्स में। अब हम करते हैं रूरल अर्बन वाला। रूरल और अर्बन, रूरल और अर्बन में देखिए अब ये डिफरेंस क्यों है कि 70% जो है टोटल वर्कफोर्स का रूरल एरिया में है और टोटल वर्कफोर्स का 30% जो है वो अर्बन एरिया में है। ऐसा क्यों है वो अब हमें चेक करना है। तो उसके रीजंस में फर्स्ट क्या है हमारे पास कि जो रूरल एरिया के अंदर है वो आपके जो मेन जो एक्टिविटी है वो क्या है? एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज। एलाइड मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड अदर एक्टिविटीज हैं वो उसकी बात कर रहे हैं हम। तो क्योंकि रूरल एरिया में एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज हैं तो रूरल एरिया के अंदर जो ये जो काम है, जो रूटीन वाला, जो आपका रेगुलर जो कैजुअल वर्कर्स वाला काम है वो बहुत ज्यादा है, कैजुअल वर्कर्स वाला। क्योंकि जैसे ही क्रॉप्स रेडी होती हैं आप उनको हायर कर लेते हो, ऐसे ही जब सीड्स आपको डालनी है तब आप उनको हायर कर लेते हो, बीच में आप उनको फ्री कर देते हो, ठीक है, ऐसे ही होता है ना। तो इसलिए हमारे पास क्या है यहाँ पर कि रूरल एरिया के अंदर जो है आपके, क्योंकि वर्क जो है वो कैसा है? एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज वाला, इसीलिए वहां पर जो है रेशियो कैसा है? वर्कफोर्स का ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। सेकेंड, इसके बाद फिर जो रेशियो है हमारे पास वो 70% है रूरल एरिया के अंदर, और अगर आप इनकम चेक करोगे तो वो अर्बन एरिया की ज्यादा है। वर्कफोर्स रूरल एरिया में है 70%, लेकिन अगर हम इनकम चेक करेंगे तो वो कैसी है? अर्बन एरिया में जो वर्कफोर्स है उसकी इनकम ज्यादा है। उसका रीजन कि जो रूरल एरिया में वर्कफोर्स है वो अनस्किल्ड है, वो स्किल्ड नहीं है ना। कैजुअल वर्कर्स ले रहे हो आप सारे के सारे फार्मिंग के लिए, ठीक है, तो वहां पर जो वर्कफोर्स है वो कैसी है? वो अनस्किल्ड है, अनएजुकेटेड है, इलिटरेट पर्सन्स है, अनस्किल्ड है। इसीलिए उनका जो इनकम होता है, जो सैलरी होता है, जो वेजेस होता है वो कैसा होता है? बहुत कम होता है। अगर हम अर्बन एरिया के अंदर देखेंगे तो अर्बन एरिया के अंदर जो एजुकेटेड पर्सन्स हैं उनके लिए जो उनका वो है स्किल्ड वर्कर्स है, इसलिए उनकी जो अर्निंग्स है वो हाई होती है। तो ये डिफरेंस है आपका रूरल और अर्बन एरिया के अंदर। इसके बाद जो थर्ड एक और कंपैरिजन है हमारे पास, वो क्या है? वो है कि अगर आप फीमेल को कंपेयर करो रूरल और अर्बन से, हमने यहाँ पर ये बोला था कि टोटल वर्कफोर्स का 70% मेल है और 30% फीमेल है। अगर हम इसी फीमेल को ही फर्दर कंपेयर कर लें रूरल और अर्बन एरिया के लिए, तो रूरल एरिया के अंदर 30% आती है फीमेल और अर्बन एरिया के अंदर आते हैं 20%। अगर इस फीमेल पार्ट को कंपेयर करें रूरल और अर्बन एरिया के साथ, तो टोटल फीमेल वर्कफोर्स का 30% रूरल एरिया में है, 20% अर्बन एरिया में है। रूरल एरिया में यहाँ भी वर्कफोर्स ज्यादा है आपकी फीमेल। फिर उसके रीजंस क्यों हैं ये? उसका रीजन है वो कि यहाँ पर आपके पास रूरल एरिया के अंदर जो आपको रिक्वायरमेंट है वो अनस्किल्ड वर्कर्स की होती है। तो क्योंकि जब आपको अनस्किल्ड वर्कर्स की है तो इसलिए रूरल एरिया में जो फीमेल है, जो अनस्किल्ड है, अनएजुकेटेड है, उनको इजीली जो है काम मिल जाता है। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस आपका यही है वर्कफोर्स का कि रूरल एरिया के अंदर जो वर्कफोर्स है वो अनस्किल्ड है, अर्बन एरिया के अंदर जो वर्कफोर्स है वो कैसी है? स्किल्ड है।